हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के पूरे एक पेपर की। मतलब जो 35 नंबर का आपका पूरा पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में, कुछ उसी तरह का आपको यहाँ पे मैं एक पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ। इसको पूरा सॉल्व करके हम देखेंगे कि आपके कितने तरह के क्वेश्चंस या पजल्स बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। आपको भी एक आइडिया लगेगा। कुछ इसी लेवल का या इसी के आसपास आपके सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कल एग्ज़ाम है या फिर आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, आपको सारा आइडिया लग जाएगा हर एक टाइप के क्वेश्चंस का। और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर आप भूल भी रहे होंगे तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए, आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको कंक्लूज़न यहाँ पे पूछा गया है। तो कंक्लूज़न हम कैसे देखते हैं कि हम देखेंगे कि हम एक्स से टी तक जा सकते हैं कि नहीं। तो हम बस उसी पे फोकस करते हैं, एक्स कहाँ पे और टी कहाँ पे है। एक्स है यहाँ पे और टी है यहाँ पे, इनके बीच में क्या कॉमन है, तो वो है आर। ओके, तो आप देखिए, आप एक्स से वाई, वाई से आर तक आ सकते हैं और आर से टी तक आ सकते हैं। और एक बार ग्रेटर देन का साइन मिलना ज़रूरी है, जो कि आपको यहीं पर मिल गया था। तो ये आपका क्या है, सही है। y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू z। तो y आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, और z आपका कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो अब देख रहे हैं कि आप t से आगे आप जा ही नहीं सकते, गेट बंद है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या करें कि y ग्रेटर देन z, कि y से आपको z तक जाना है। क्या जा सकते हैं आप? नहीं जा सकते। अभी तो देखा आपने कि आप y से z तक नहीं जा सकते। यहाँ पे दिक्कत बस ये होती है कि आप ये देखते हैं कि यहाँ पे जो साइन है, आपको लगता है ये तीनों साइन है और इस वजह से इधर और लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप एलिमेंट्स को अगर सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y ग्रेटर और इक्वल टू z, और ये क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन z। आपको पता चलेगा केवल दो ही साइन यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप y से z तक नहीं जा सकते, इसलिए आपको तीन साइन चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ पे इधर और नहीं लेगा। इसका केवल पहला वाला कंक्लूजन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा लिए हुए हैं कंक्लूजन्स, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट वगैरह, आपको आइडिया लगेगा, क्लियर हो जाएगा आपका। पहला क्या है कि W से H तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो आप W से H तक कैसे जा सकते हो? तो आप W से Q तक जाएंगे, Q से पीछे जा ही नहीं सकते। Q से पीछे कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। तो H तो आपका यहाँ पे है ना, तो ये गलत हो गया। अच्छा, K से L तक जाना है, K से L तक कैसे जा सकते हैं? K से Q तक जा सकते हैं और Q से पीछे देखिए नहीं जा सकते, L यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो गया। R से E तक जाना है, तो R तो यहाँ पे है। ओके, R से K तक जा सकते हैं, K से Q तक जा सकते हैं, और Q से E तक जा सकते हैं। और एक बार आपको ग्रेटर देन का साइन मिल गया है, तो इसका मतलब ये वाला आपका सही है। ओके, फिर कह रहा है कि L से R तक जाना है। L से R तक जा सकते हैं क्या? देखिए, L से W तक जा सकते हैं, W से Q तक जा सकते हैं, लेकिन Q से पीछे नहीं जा सकते, गेट आपका क्लोज है। तो ये आपका गलत हो गया। आप केवल ये कहिए कि तीसरा वाला सही। इससे पहले आपको आइदर और की कंडीशंस चेक करनी है, किसमें, सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि एलिमेंट आपको सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि L लेस और इक्वल टू K है, और यहाँ पे देखिए क्या है, L ग्रेटर और इक्वल टू R है। अब आप कहेंगे एलिमेंट कहाँ से सेम है, ये तो K हो गया, ये R हो गया। तो ये दोनों इक्वल ही हैं, मतलब दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, चाहे आप L लिखिए चाहे R लिखिए। ओके, आप मतलब चाहे K लिखिए चाहे R लिखिए, बात एक ही है। तो आप यहाँ से K को हटा करके R भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको क्या पता चलता है, L से R तक या K तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे, तो आपको तीनों साइन चाहिए होंगे, तो तीनों साइन आपको मिल जाते हैं। मिलाने के बाद ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल टू, तीनों साइन मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेकंड और फोर्थ में आपका क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। ओके, इसमें आइदर और लगेगा और ओनली थर्ड वाला सही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इक्वल टू वाला केस जब भी होता है एग्ज़ाम में कई बार दिखता नहीं है और हम भूल जाते हैं आइदर और लगाना। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है W से P तक जाना है, तो W से Q तक जा सकते हैं और Q से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है। नॉट इक्वल टू का साइन मतलब ये ग्रेटर देन या फिर लेस देन होगा। तो आपको ये नहीं पता कि ग्रेटर देन ही होगा, लेस देन भी हो सकता है, तो इसलिए आप आगे नहीं जा सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, P से W तक आना है, तो P से आप पीछे आप आ ही नहीं सकते, P से W तक कैसे आएंगे, गेट ही बंद है, तो ये भी गलत हो गया। Q से A तक आना है, तो आप देखिए Q से आगे नहीं जा सकते, O तक नहीं जा सकते आपका, क्योंकि ये आपका पता नहीं है कि कौन सा यहाँ पे गेट है, ओपन या क्लोज, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, A से Q तक आना है, तो A तो यहाँ पे और पीछे भी आप नहीं आ सकते, गेट बंद है, तो ये भी गलत हो गया। अब आइदर और आपको चेक करना है। आइदर और चेक करने में देखिए W ग्रेटर देन P और P
ग्रेटर देन डब्लू। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कई बार कन्फ्यूजन ये होती है कि नॉट इक्वल टू का केस है तो ये ग्रेटर और लेस होता है, तो इस वजह से डब्लू और पी में इधर और लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये नॉट इक्वल टू और इसके बाद ग्रेटर देन का केस है, तो कभी भी इसके साथ कंबाइन होता है साइन नॉट इक्वल टू के साथ, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू, ये सब। तो वहाँ पे हमेशा तीनों साइन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे पहले और दूसरे में आपका इधर और नहीं लगेगा। हाँ, तीसरे और चौथे में अगर आप देखिए तो आपको क्या समझ में आता है कि आप क्यू से ए तक पहुँच नहीं सकते हैं, और अगर आप क्यू और ए को एक तरफ करें, ओके, जैसे ही आपको उल्टा दिख रहा है, लग रहा है कि केवल दो ही साइन है, इनको सेम साइड में आप करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे तीनों साइन है। तो तीनों साइन होने की वजह से आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे आइदर और लगेगा। ओके, तो इसका कौन सा सही होगा? आइदर, थर्ड और फोर्थ, ये इनमें आइदर और लगेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओ से ए तक जाना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइन आपको कुछ क्रॉस मिल रहे हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं है। तीन तरह के आपके साइन होते हैं, एक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ग्रेटर और इक्वल टू हो सकता है। यहाँ पे लेस और इक्वल टू आपका कटा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ग्रेटर होगा, बस यही समझना है। तो ओ से ए तक जाना है, आप देख लीजिए जा सकते हैं क्या? तो ओ से पी जा सकते हैं, पी से एफ, एफ से ए जा सकते हैं, एक बार ग्रेटर देन का साइन भी मिलेगा, मतलब ये सही है। एफ ग्रेटर और इक्वल टू एम, तो एफ तो यहाँ पे है, एफ, अब देखिए इससे कन्फ्यूज मत होइए, आगे आप जा नहीं सकते। एफ ग्रेटर और इक्वल टू ए है और ए इक्वल टू एम है, इसका मतलब ये भी सही है। वी से एफ तक जा सकते हैं क्या आप? नहीं, वी से आप पीछे नहीं जा सकते, तो ये गलत हो गया, तो इसमें ये दोनों सही होंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये आपका एक जो पैरेलल रो पे एक आपका सेटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जाता है, उस तरह का एक सवाल है जिसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। रो 1 में है ए बी सी डी ई एफ जो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, रो 2 में है पी क्यू आर एस टी यू जो कि यहाँ पे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, कोई सेम ऑर्डर में नहीं है। तो आप ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे इनके बैठने की जगह। ओके, 2 लाइनें आप ऐसे बना लीजिए, 6 लोग बैठे हुए हैं एक लाइन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, अब कंडीशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2 पर्सन्स हैं। हु इज सिटिंग अपोजिट टू आर, जो कि आर के अपोजिट में है या फिर आर को फेस कर रहा है। अपोजिट बोले आपका फेस करते हुए बोले, एक ही बात है। मतलब आप ऐसे समझिए कि ए और डी के बीच में 2 पर्सन्स हैं और डी के सामने कौन बैठा है? आर बैठा हुआ है। ओके, लिखा हुआ है क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, जो क्यू है वो आर के राइट में है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ए बी सी डी हैं वो आपके साउथ फेसिंग हैं, और जो पी क्यू आर एस टी वाले हैं वो आपके क्या हैं? नॉर्थ फेसिंग हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आर के राइट में बोल रहा है मतलब आपके राइट में ही है, तो आर के राइट में सेकंड पे कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठ रहा है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू इज फेसिंग बी, जो क्यू के इमीडिएट नेबर हैं वो किसको फेस कर रहे हैं? बी को फेस कर रहे हैं। मतलब कोई भी एक आपका इमीडिएट नेबर होगा, आप उसको दिखा दीजिए कि बी को फेस कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर एंड नन ऑफ देम इज फेसिंग यू। कह रहे हैं कि सी और एफ क्या है? इमीडिएट नेबर्स हैं, और उनमें से कोई भी यू को फेस नहीं कर रहा। मोर देन 2 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। ओके, तो 6 लोग बैठ रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा लोग बैठते हैं तो कंडीशन काफ़ी बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ख़त्म हो जाती हैं। लिखा हुआ है नाइदर पी नॉर यू इज सिटिंग ऑन एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब कि यहाँ पे पी और यू जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहे हैं। ओके, मतलब वो बीच में ही कहीं बैठेंगे। लिखा हुआ है डी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको क्या पता चल गई? ये पता चल जाती है कि जो डी है वो ए के राइट में बैठेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ए जो है वो साउथ फेसिंग है, तो ए का राइट किधर होगा? इधर की तरफ होगा। तो मतलब ये ऐसे बैठेगा, ए इधर बैठेगा तो 2 प्लेस छोड़ करके डी आपका इधर बैठेगा। मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में भी 2 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। अब ये आपके सामने कंडीशंस सारी लिख ली आपने, क्योंकि किसी का एग्जैक्ट प्लेस आपको नहीं मिला तो आपके सामने पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। या तो आपका डी यहाँ पे हो सकता है और 1 2 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे हो सकता है, या तो आपका डी यहाँ पे हो सकता है, 1 2 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे हो सकता है, या तो आपका डी यहाँ पे हो सकता है और 1 2 का गैप छोड़ करके ए यहाँ पे हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ तक आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपकी काम करेंगी। अब ये बता दिया है कि जो डी है वो ए के राइट में है, तो ये थोड़ा सा हेल्प मिल गया, वरना यहाँ पे इनके साथ लेकर के और पॉसिबिलिटीज़ बनती, लेकिन सही कोई एक ही आपका होगा।
तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं डी को यहाँ पे रख दूँ और ए को यहाँ पे रख दूँ। अच्छा, डी के सामने आर आ जाएगा और आर के इधर आप देखोगे सेकंड पे क्यू आ जाएगा। अब क्यू का कोई एक पड़ोसी है जो बी को फेस कर रहा है, तो इधर ये वाला पड़ोसी तो ए को फेस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बी। यहीं से आप इसको गलत कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो कंडीशन है बहुत ही निर्णायक है कि बी और एफ के बीच में दो से ज़्यादा लोग बैठे हैं, तो बी अगर यहाँ पे बैठा है तो एफ आपका कहीं नहीं बैठ सकता। क्यों? इधर आप देखोगे 1 2 3 का गैप छोड़ करके अगर आप एफ को बैठाओगे कोई जगह नहीं, इधर तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी आपने सोची ये गलत है। यही केवल आपको सोचना है और कुछ नहीं। यही पॉसिबिलिटी अगर आप सोचो और डी को यहाँ पे बिठाओ तो आपको पता है कि आपका जो ए है वो आपका इधर आ जाएगा। ओके, ए यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, फिर से बी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर से आप 2 पर्सन का गैप छोड़ करके एफ को नहीं बिठा सकते, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी आपकी नहीं थी। तो अगर आप ध्यान से इसको सोचते तो पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता चलेगा कि आप डी को यहाँ पे रखो और ए को आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका आसानी से बनने चाहिए। ओके, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास गैप है 3 का, तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके आप एफ को रख सकते हैं यहाँ पे, और सी आ जाएगा यहाँ पे, और ई आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब और क्या कंडीशंस हैं आपके सामने? और लिखा हुआ है पी और यू के बीच में एक पर्सन है, और पी और यू दोनों में से कोई भी आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा, तो मतलब पी और यू केवल यहीं पे बैठ सकते हैं। मतलब पी यहाँ पे, यू यहाँ पे, या फिर एक का गैप छोड़ करके पी यहाँ पे और यू यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे अगर आप पी और यू को रखोगे तो कोई ना कोई एक एक्सट्रीम एंड पे चला जाएगा, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद और कंडीशन है एक आखिरी आपके सामने क्या है कि एस और पी के बीच में 2 से ज़्यादा का गैप है, तो एस देखिए कहाँ पे आ सकता है, या तो एस यहाँ पे आ सकता है या तो एस यहाँ पे आ सकता है। अगर एस को आप यहाँ रखेंगे तो 2 का गैप छोड़ेंगे, मतलब कम से कम 3 का गैप छोड़ेंगे, तो ये तो आपका पी जाएगा ही नहीं कहीं। इसका मतलब एस आपका कभी यहाँ पे नहीं आएगा, एस आपका यहीं पे आएगा। तो 1 2 3 का गैप छोड़ेंगे तो पी आना चाहिए, मतलब आप यू की पॉसिबिलिटी जो थी यहाँ से हटा दीजिए, मतलब आपका यू यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा टी, और ये आपका जो अरेंजमेंट है पूरा हो जाएगा। ये आपके क्लर्क लेवल का अरेंजमेंट है, इतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है पैरामीटर वगैरह की, लेकिन आप इतना भी अगर एग्जाम में बना लो। अब इसी के ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि अगर आप ये बना लेते हो तो ये जो 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो इसी के ऊपर रहेंगे। यही पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा आर और यू के बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं, तो आप बता दोगे 2 बैठे हैं। पूछ लिया जाएगा कि यू के अपोजिट में कौन बैठा है, या फिर क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है, तो आप बताओगे ई बैठा है। ओके, या फिर इसमें पेयर बना देगा कि जैसे आर और डी का पेयर बना दिया, बी और पी का बना दिया, ई और क्यू का बना दिया, तो आपसे पूछेगा कौन सा इसमें से मिस मैच है या फिर ऑड वन आउट कौन सा है, वो आप फाइंड करो, तो आप सारे कर लेंगे अगर ये बन गया तो। ओके, तो ये 5 नंबर की आपकी पजल एग्जाम में पूछी जाएगी। इसको करने का आइडियल जो समय होगा आप कह सकते हो 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा आप इसको नहीं लोगे क्योंकि काफ़ी आसान लेवल की ये पजल्स रहती हैं। बस कंडीशंस आप सही से समझ लिए और पढ़ लिए तो ये आपका बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्फा न्यूमेरिक का सवाल है। अल्फा न्यूमेरिक के सवाल पिछले साल भी पूछे गए थे, तो इस साल भी इसको पूछा ही जाना चाहिए। ओके, तो 5 नंबर के अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वहीं से आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। लेफ्ट एंड से 16th एलिमेंट जो है उसके लेफ्ट में 8th आपको निकालना है, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट जाना है, मतलब 16 में से 8 घटा दीजिए। तो 16 में से आप 8 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 8 मिलेगा। ओके, 8 मिल गया। अब आपको 8वां यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। लेफ्ट से आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया 6 आ गया। तो छठा देखिए कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा, नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत सोचा है। आपको बस देखना है कि पोजीशन किसकी पूछी गई है, मतलब जो लेफ्ट हैंड से कह रहा है 16th, तो 16 और उसके बाद कह रहा है उसके लेफ्ट में 8वां। तो 8वें में जब आएंगे आप तो पीछे आते हैं, तो उसको घटाना पड़ता है। फिर जो भी आप घटा लो, 16 में से 8 घटाओगे 8 आएगा। तो आपको बस लेफ्ट से 8वां एलिमेंट देखना है कौन सा आ रहा है। ओके, यहाँ पे जी देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप गिनने में कहीं पे कन्फ्यूजन करें कि आप गिनते हुए कोई एक वर्ड छोड़ दिए, एलिमेंट छोड़ दिए, तो आप जी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज इनकाउंटर ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 6 आएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्स्टेंट। आपको बताना है ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके पहले क्या है एक नंबर है और जिनके बाद क्या है कॉन्सोनेंट है।
ओके, ऐसे सिंबल्स आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंबल्स ही देखिए, जैसे यहाँ पे हैज़ है तो यहाँ पे पीछे नंबर तो है, आगे कॉन्सोनेंट नहीं है। ये आपको एक पेयर मिलता है कि पीछे एक नंबर है, आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यहाँ पे बात बोली है, लेटर नहीं बोला है, तो ध्यान रखिएगा। फिर और सिंबल्स देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पर भी आपको नंबर और कॉन्सोनेंट मिल रहा है, 2 पेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पेयर और मिल जाता है, ये देखिए परसेंटेज, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे टी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंबल्स तो हैं लेकिन पीछे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे सिंबल्स हैं नंबर्स नहीं, मतलब 3 पेयर आपको ऐसे प्राप्त होते हैं जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला सवाल है कि इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। सारे सिंबल्स को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो राइट एंड से जो 10वां एलिमेंट है उसके लेफ्ट में जो 7वां एलिमेंट है कौन सा होगा। तो राइट से आप लेफ्ट जा रहे हो, मतलब आप ऐड कर दो, 10 + 7 करेंगे, कितना आएगा, 17। तो 17th एलिमेंट कौन सा होगा। एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, बस सिंबल्स को काउंट मत करिएगा। तो आप इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो 17वां एलिमेंट आपको बताना है कौन सा होगा, वाई होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। कह रहे हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके पहले क्या है, एक लेटर है, और जिनके बाद क्या है, एक सिंबल है। ओके, ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं। तो आप नंबर पे केवल कंसंट्रेट करिए कि नंबर के पीछे क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको मिलता है कि नंबर है, इसके पीछे लेटर है। यहाँ पे लेटर बात बोली गई, ध्यान रखिएगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं, लेटर की बात हो रही है। तो लेटर आप देखिए कुछ भी हो सकता है, तो लेटर आपका है और आगे क्या है, एक सिंबल है, एक आपको यहाँ पे मिलता है। फिर आगे आप बढ़िए, यहाँ पे नंबर तो है लेकिन इसके आगे जो है सिंबल है, पीछे लेटर नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे नंबर है लेकिन आपके पीछे लेटर है, सिंबल नहीं। यहाँ भी आपका देखिए, ये आपको दूसरा मिलता है कि पीछे क्या है, लेटर है, आगे क्या है, एक सिंबल है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी आपको मिलता है कि पीछे क्या है, ऐसा एक लेटर है और आगे क्या है, सिंबल है। और देखिए ऐसा कहीं नंबर आपको मिल रहा है, तो नंबर यहाँ पे तो मिल रहा है लेकिन ये फुलफिल नहीं कर रहा है क्राइटेरिया, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब आपको ऐसे 3 पेयर मिलते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 3 पेयर ऐसे मिले हैं जहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि नंबर है, उसके पीछे एक लेटर है और उसके आगे एक सिंबल है। तो ध्यान से बस देखना रहेगा, क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। इनमें से कौन सा होगा जो अगला होगा इस सीरीज में। तो सीरीज को पहचानना है, लिखा हुआ V9 6, तो यहाँ पे है V, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 6, एक एक का गैप है। फिर लिखा हुआ है GBE, फिर यहाँ पे क्या है, G है, फिर B है और उसके बाद E है, एक एक का गैप है। फिर अगला देखिए क्या लिखा हुआ है 6, फिर क्या लिखा हुआ है Q और उसके बाद लिखा हुआ है Y। अब अगला क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि जब ये खत्म हुआ 6 पे खत्म हुआ तो अगला जो था उससे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे E पे ख़त्म हुआ तो अगला जो था उससे स्टार्ट हुआ, तो Y पे ख़त्म हुआ तो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से आप पीछे जाएंगे एक $, और एक आगे जाएंगे कितना, P, तो $1 P। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक वाले सवाल आपके हो जाते हैं 5। अब ये आपके सामने एक शेड्यूलिंग पजल है जो कि आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। यहाँ पे देखिए पजल क्या है कि यहाँ पे ये 8 पर्सन्स हैं जिनका जन्म आपके इन 4 महीनों में हुआ है और 10 या 20 तारीख को इनका बर्थडे है, और इन सब का जन्म जो है एक ही साल में हुआ है, एक ही साल में, अलग अलग महीनों में हुआ है। ओके, तो ये आपके सामने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इतनी है। अब आपको इनको इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और इनका जन्म कब हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन पता है कि 8 लोगों को यहाँ पे बैठाना है, या कह लीजिए 8 लोगों को अरेंज करना है, उसके अनुसार हम यहाँ पे अपना ग्रिड सा बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे 8 लोगों को बैठाना है 4 महीने, हर महीने में 2-2 तारीख है यहाँ पे, तो 8 लोगों के बैठने की जगह हम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अगर निकलती हैं और सिंगल पैरामीटर रहता है तो इसी एक ही बनाने में डायग्राम में आपके सारी पॉसिबिलिटीज़ भी कवर हो जाती हैं। तो महीने कौन से हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मार्च का महीना है, ओके, इसकी 10 तारीख और 20 तारीख को यहाँ पे है इनके बर्थडेज, 10 और 20 मार्च। फिर क्या है, अप्रैल है, यहाँ पे 10 और 20, फिर है मई है, ओके, यहाँ पे 10 और 20, और उसके बाद है जून। ये क्या हो गया, 10 और 20 तारीख को इनके बर्थडेज हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है
ओनली 3 पर्सन्स आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे आफ्टर एस। एस के बाद केवल 3 लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एस कहाँ पे आ जाएगा, नीचे से 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 एस आ जाएगा यहाँ पे। ओनली 1 पर्सन इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में केवल एक ही लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो देखिए टी यहाँ पे आ सकता है नीचे, या तो टी आ सकता है ऊपर, तो एक पॉसिबिलिटी से यहाँ पे क्रिएट होती है। तो आप इसको साथ में लेकर के चल सकते हैं कि आप यहाँ पे कर दीजिए टी को, और एक आप एस यहाँ पे बना लीजिए और एक टी आप ऐसे ऊपर कर दीजिए। नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटिंग बर्थडे बिटवीन टी एंड क्यू इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सनस आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे बिटवीन पी एंड बी। कह रहा है कि यहाँ पे टी और क्यू के बीच में कितने पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक कम सेलिब्रेट कर रहा है। किससे एक कम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने पी और बी के बीच में सेलिब्रेट कर रहे हैं उनसे। ओके, लिखा हुआ है बी इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे आफ्टर एस बट बिफोर टी। क्या है कि बी जो है वो बर्थडे कब सेलिब्रेट कर रहा है, कि एस के बाद लेकिन टी से पहले वो आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो बाद और पहले की कंडीशन आप समझिएगा। एस के अगर बाद बोल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो एस के बाद अगर बोलता है, तो एस के बाद का मतलब होगा कि उसके आने वाले महीनों में, मतलब अगर यहाँ पे एस है तो इसके बाद आना चाहिए, लेकिन कह रहा है टी से पहले। तो अगर आप टी से पहले देखो और एस के बाद देखो, तो दूसरी कंडीशन में तो आपकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कैसे आप करोगे, है ही नहीं पॉसिबिलिटी। इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप बी को यहाँ पे रख सकते हो कि एस के बाद आ जाएगा और टी से पहले सेलिब्रेट कर रहा है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो आप इसको हटा सकते हो, इसका कोई काम नहीं। लिखा हुआ है मोर देन 3 पर्सन्स आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे बिटवीन ए एंड सी हु इज़ यंगर देन क्यू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और सी के बीच में मोर देन सी पर्सन्स यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, और सी के बारे में क्या बात करी जा रही है कि वो क्या है, क्यू से यंगर है, मतलब क्यू बड़ा होगा सी से। लिखा हुआ एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर यंगर देन पी, कि पी से यंगर कम से कम 3 पर्सन्स होंगे। एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर यंगर देन पी। ओके, मतलब पी आपका, अगर आप पी को बैठाना चाहो तो 1 2 3 स्थान कम से कम आप छोड़ सकते हो, उसके बाद ही आपका पी बैठ सकता है। तो आपको यहाँ से तो समझ में आ ही रहा है कि जो पी है वो आपका मई और जून में नहीं आएगा, वो आपका मार्च और अप्रैल में ही आएगा, क्योंकि नीचे से अगर आप एटलीस्ट 3 कंडीशंस भी लोगे तो यहाँ तक तो एस है ही, पी कहीं ना कहीं ऊपर ही बैठेगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि पी कहाँ पे आ सकता है, तो मार्च में आएगा या तो अप्रैल में आएगा। ओके, लिखा बर्थडे ऑफ आर एंड क्यू इज़ नॉट इन द सेम मंथ, कि आर और क्यू का जो बर्थडे है वो सेम मंथ में नहीं है। फिर लिखा हुआ है आर इन नॉट इन द सेम मंथ एंड पीज बर्थडे इज इन द मंथ हैविंग 31 डेज। जो पी का बर्थडे वो 31 डेज में, तो आप यहाँ से अप्रैल को भी काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो पी का बर्थडे कहीं ना कहीं मार्च में होगा। ओके, तो ये सारी कंडीशंस आपके सामने अभी तक जो निकल के आ रही हैं, इतनी कंडीशंस आपके सामने हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब आप क्या करेंगे। तो आपको पता है कि अगर आप पी वाली कंडीशन को सेट करें तो इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बच रही हैं। क्या? या तो पी मार्च 10 में होगा या तो पी मार्च 20 में होगा। तो ये वाली आप पॉसिबिलिटी अगर आप साथ में लेकर के चल रहे हैं तो इसी के साथ आप इसको कवर कर लीजिए। मैं पी को यहाँ पे रख देता हूँ या फिर पी को यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ से आप देखिए कि पी और बी के बीच में कितने पर्सन्स हो गए, n पर्सन्स। तो 1 2 3 पर्सन्स। तो टी और क्यू के बीच में कितने पर्सन्स होंगे, 2 पर्सन्स होंगे। ओके, अगर इसके बीच में 3 है तो इसके बीच में 2 होंगे। तो 1 2 का गैप छोड़ करके हम यहाँ पे क्यू को रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 पर्सन्स हो गए। तो टी और क्यू के बीच में कितने होंगे, 3 होंगे। तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके क्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, ये आपकी कंडीशंस हैं। आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि ए और सी के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन्स हैं। और क्या लिखा हुआ है कि आर और क्यू सेम मंथ में नहीं है। आर और क्यू आपके सेम मंथ में नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका ये आपका ए और सी के बीच में ये आपके 3 से ज़्यादा पर्सन्स हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि जो क्यू है वो सी से बड़ा है। ओके, क्यू सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि सी ऊपर नहीं आ सकता, मतलब क्यू से ऊपर नहीं जा सकता। तो सी आपका अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो सी आपका यहाँ पे आ सकता है, इस जगह पे आ सकता है सी। अच्छा, सी यहाँ पे आ जाएगा तो आप जानते हैं कि ए यहाँ पे आ जाएगा, ए क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि आर और क्यू सेम मंथ में नहीं हो सकते। तो आर कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो आप देखिए यही वाली जो पॉसिबिलिटी थी आपकी पूरी की पूरी सही हो जाती है, सारा अरेंजमेंट हो जाता है। इसमें क्या गलती होगी, इसमें गलती देख लेते हैं अगर कुछ होनी है तो। ओके, तो इसमें देखिए गलती क्या हो सकती है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर सी को देखिए तो आप सी को यहाँ पे बिठा सकते हैं। ओके, क्यू से नीचे आएगा सी,
तो सी यहाँ पे बैठेगा तो ए आपका यहीं पे आएगा। कम यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि 3 से ज़्यादा पर्सन का गैप होगा, तो 1 2 3, 3 से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता, तो सी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो सी आपका नीचे बैठ सकता है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे गैप छोड़ दीजिए, या फिर आप यहाँ पे ए को रख सकते हैं। आप ए को यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि 3 से ज़्यादा का गैप, तो 4 पे तो ए आएगा नहीं, 4 का गैप होना चाहिए कम से कम, तो ए आपका यहीं पे आएगा, फिर आर आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी बन गया नहीं। यहाँ पे देखिए क्यू और आर के जो मंथ हैं वो सेम हो जाते हैं, अप्रैल वाला, इसीलिए गलत हो जाएगा, तो ये वाला आपका सही है। तो ये जैसे ही आप इसको सही बनाएंगे तो अब इसके ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस फिर से रहेंगे। पजल्स आपने सॉल्व करी तो अब 5 क्वेश्चंस आपके सामने तैयार हैं। अब वो 5 क्वेश्चंस आपके आसान रहेंगे। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ए और बी के बीच में कितने पर्सन्स यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि टी का बर्थडे कौन से महीने में है या कौन से दिन पे पड़ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली अब कर पाएंगे जब आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के जो शेड्यूलिंग पजल वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें सलाह यही रहती है कि आप इनमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उसको तुरंत के तुरंत आप सॉल्व करते रहिए, बनाते रहिए, तो ये पजल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। एक एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल आपके सिलॉजिज्म के ऊपर है। चलिए देखते हैं इनको। लिखा हुआ है सम मूवीज़ आर सॉन्ग। तो हम बेसिक डायग्राम बना लेते हैं कि कुछ जो मूवीज़ हैं वो क्या है, सॉन्ग्स हैं। ओके, ईच सॉन्ग इज़ म्यूज़िक, ये आपका क्या है, मूवी है, और ईच सॉन्ग इज़ म्यूज़िक का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा म्यूज़िक। नो म्यूज़िक इज़ स्क्रिप्ट, कोई भी जो म्यूज़िक है वो स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप ऐसे बना लीजिए, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। ओनली अ फ्यू वेब सीरीज इज़ मूवी, केवल कुछ ही जो वेब सीरीज है वो क्या है, मूवी है, ये ओनली अ फ्यू वाला केस है। लिखा हुआ है नो मूवी इज़ स्क्रिप्ट, कि कोई भी जो मूवी है वो स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये बात आपको पता है गलत है। बेसिक डायग्राम में दिख रहा है सही है, लेकिन आपको पता है स्क्रिप्ट और मूवी के बीच में कोई भी ऐसी रिलेशनशिप नहीं है। आप चाहो तो आप स्क्रिप्ट यहाँ बनाए, आप चाहो तो यहाँ बना लो, सम बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आपका स्टेटमेंट यहाँ से वॉयलेट नहीं होता है। स्क्रिप्ट और म्यूज़िक के बीच में नो की रिलेशनशिप है, मूवी के बीच में नहीं। तो ये आपका हर तरीके से या हर जगह सही नहीं होगा, तो इसलिए गलत है। लिखा हुआ है ऑल वेब सीरीज कैन बी सॉन्ग, कि सारे के सारे जो वेब सीरीज हैं क्या सॉन्ग हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। वेब सीरीज सारे के सारे मूवी नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप वेब सीरीज को आपने यहाँ बनाया तो आप अंदर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो सारे के सारे वेब सीरीज आपके सॉन्ग हो सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं होगा, तो ये आपका सही है। लिखा हुआ है सम सॉन्ग बीइंग स्क्रिप्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये सॉन्ग है और ये स्क्रिप्ट है, कि कुछ सॉन्ग स्क्रिप्ट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी भी नहीं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे सॉन्ग जो है म्यूज़िक के अंदर आ रहे हैं, और म्यूज़िक और स्क्रिप्ट के बीच में नो की यहाँ पर रिलेशनशिप है, तो कोई भी सॉन्ग आपका स्क्रिप्ट कैसे होगा, नहीं पॉसिबल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है ओनली न्यूज़ इज़ बुक, केवल न्यूज़ ही क्या है, बुक है। ओनली वाला केस है, केवल न्यूज़ ही क्या है, बुक है, तो हम ऐसे बना लेते हैं। अ फ्यू आर्टिकल इज़ न्यूज़, कह रहे हैं कि केवल कुछ आर्टिकल यहाँ पे न्यूज़ है, केवल वाला केस नहीं, केवल आप ओनली अ फ्यू का केस नहीं, केवल फ्यू का केस है। तो फ्यू आर्टिकल इज़ बुक का मतलब सम आर्टिकल इज़ न्यूज़, ऐसे आप देखेंगे, तो सम आर्टिकल इज़ न्यूज़, तो ये आप ऐसे बना लेंगे। नो आर्टिकल इज़ कंटेंट, कोई भी आर्टिकल क्या है, कंटेंट नहीं है, तो आप ऐसे बना लीजिए, कोई भी आर्टिकल कंटेंट नहीं है। ओनली अ फ्यू कंटेंट इज़ एडवर्टीजमेंट, कह रहे हैं कि केवल कुछ ही कंटेंट हैं जो कि एडवर्टीजमेंट हैं, तो ये ओनली अ फ्यू वाला केस हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सम एडवर्टीजमेंट आर नॉट न्यूज़, कह रहा है कि कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं जो कि न्यूज़ नहीं है, तो आप इसको क्या गलत साबित कर सकते हैं। इसको गलत साबित करने के लिए क्या करना होगा कि आप पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट को न्यूज़ के अंदर पुट कर दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और न्यूज़ के बीच में नो की रिलेशनशिप तो है नहीं, तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं ऐसा। ओके, उसमें ओवरलैपिंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं होगा। ओके, तो ये आपका पॉसिबल है। सम एडवर्टीजमेंट आर नॉट न्यूज़, ये बात गलत हो जाती है। सम नॉट को गलत करने के लिए आप ऑल को अगर सही कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। लिखा हुआ है सम न्यूज़ इज़ नॉट कंटेंट, कह रहा है कि कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो कि कंटेंट नहीं है, तो ये बात सही है क्या, हाँ सही है। क्यों, अगर आप देखिए, आप पूरे के पूरे जो न्यूज़ है उसको आप कंटेंट के अंदर नहीं डाल सकते, उसके दो रीजन्स हैं। पहला रीजन कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव केस है ये वाला बुक वाला, इसकी वजह से, क्योंकि बुक किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता, तो कंटेंट के अंदर नहीं आ सकता, एक वो रीजन है। दूसरा रीजन है कि आर्टिकल के साथ न्यूज़ की सम की रिलेशनशिप है, और ये जो आर्टिकल है वो कंटेंट के साथ नो की रिलेशनशिप में है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कभी भी कंटेंट के अंदर नहीं जाएगा। तो सम न्यूज़ इज नॉट कंटेंट, ये आपका सही है।
लिखा हुआ है ऑल एडवर्टीजमेंट कैन बी आर्टिकल, सारे के सारे जो एडवर्टीजमेंट है वो आर्टिकल हो सकते हैं। ये बात क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट और कंटेंट के बीच में यहाँ पे देखो तो आप सम की रिलेशनशिप थोड़ी रहती है ओनली अ फ्यू वाले केस से, तो ये वाला जो पार्ट है कभी भी एडवर्टीजमेंट के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में नो की रिलेशनशिप है। तो ये जो है गलत हो जाएगा कि ऑल एडवर्टीजमेंट कभी भी आर्टिकल नहीं हो सकते। तो ये केवल सेकेंड वाला इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है फ्यू एग्जाम्स आर मॉक्स, कुछ जो एग्जाम्स हैं वो क्या है, मॉक्स हैं। ओके, कुछ एग्जाम्स क्या है, मॉक्स हैं। नो मॉक इज टेस्ट, कोई भी मॉक क्या है, टेस्ट नहीं है। ओनली अ फ्यू टेस्ट इज एग्ज़ाम, केवल कुछ ही टेस्ट हैं जो कि क्या है, एग्ज़ाम्स हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट कर लिया गया तो आप इसको किधर बनाओगे, आप टेस्ट को आप इधर नहीं बनाओगे, आप इधर ऐसे बनाना पड़ेगा टेस्ट को, ताकि ये जो टेस्ट है ये ओनली अ फ्यू वाली रिलेशनशिप को ट्रू करे एग्ज़ाम के साथ, और ये नो की कंडीशन को ट्रू करे मॉक के साथ। ऐसे बनेगा ये। लिखा हुआ है ऑल एग्ज़ाम कैन बी टेस्ट, क्या सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वो टेस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ओनली अ फ्यू वाला केस कहता है कि टेस्ट वाला पूरा का पूरा एग्जाम के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन एग्जाम वाला पूरा का पूरा टेस्ट के अंदर आ सकता है। ओके, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ऑल एग्जाम कैन नेवर बी मॉक्स, क्या सारे के सारे एग्जाम्स कभी भी मॉक नहीं हो सकते? ऐसा है। तो ये बात बताओ क्या सही है? हाँ, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे एग्जाम को जब आप मॉक के अंदर रखेंगे तो ये जो टेस्ट वाला पार्ट है ये भी तो चला जाएगा। जो ओनली अ फ्यू वाले केस से सम की रिलेशनशिप जो बन रही है टेस्ट और एग्जाम के बीच भी चला जाएगा, और आपको पता है टेस्ट और मॉक के बीच में नो की रिलेशनशिप है। तो ऑल एग्जाम कैन नेवर बी मॉक, ये बात एकदम सही है। पूरे के पूरे एग्जाम नहीं हो सकते, हाँ सम का केस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिखा हुआ फ्यू अल्फा इज गामा, कुछ अल्फा हैं क्या हैं, गामा है। ऐसे बना लेते हैं। सम गामा इज एक्सरे, कुछ गामा क्या है, एक्सरे हैं। तो ऐसे बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू एक्सरे इज अल्फा, अच्छा ओनली अ फ्यू एक्सरे इज अल्फा, तो ये आप ऐसे बना लो, आप दिखा दो कि ये क्या है, ओनली अ फ्यू की रिलेशनशिप इसके साथ है, एक्स के साथ है। फिर लिखा है नो एक्सरे इज इंफ्रारेड, कोई भी एक्सरे क्या है, इंफ्रारेड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ एटलीस्ट सम इंफ्रारेड इज नॉट अल्फा, कि कुछ इंफ्रारेड ऐसे हैं जो कि अल्फा नहीं है। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है? इंफ्रारेड और अल्फा के बीच में कोई रिलेशनशिप दिया है? नहीं दिया है। तो आप इंफ्रारेड को चाहो तो अंदर बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये क्या है, गलत है। ऑल गामा इज नॉट इंफ्रारेड, कि सारे के सारे जो गामा है वो इंफ्रारेड नहीं, ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप जानते हैं कि इतना जो पार्ट है ये तो कभी गामा का इंफ्रारेड के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सरे के साथ सम की रिलेशनशिप में है और ये आपस में नो की रिलेशनशिप में है। तो ऑल गामा इज नॉट इंफ्रारेड, सही बात है। लिखा हुआ है ऑल अल्फा कैन नेवर बी एक्सरे, कि सारे के सारे जो अल्फ़ा हैं वो एक्सरे नहीं हो सकते। ये बात गलत है। क्यों गलत है? सारे के सारे एक्सरे जो है वो अल्फ़ा नहीं हो सकते। ओनली अ फ्यू किसके साथ है, एक्सरे के साथ अल्फ़ा का है, ना कि उल्टा है। तो जिसके साथ ओनली अ फ्यू रहेगा एक्सरे के साथ है, तो ये पूरा का पूरा अल्फ़ा के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अल्फ़ा इसके अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। तो ये जो लिखा गया कैन नेवर बी, ये बात क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ईच मोहित इज रोहित, ये सारे जो मोहित हैं वो क्या है भाई, रोहित हैं। ओके, ऐसे बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू सोहित इज रोहित, केवल कुछ ही जो सोहित हैं वो क्या हैं, रोहित हैं। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू वाला केस है और लिखा हुआ है ईच मोहित इज सोहित। अगला भी देख लेते हैं कि जितने मोहित हैं वो क्या है, सोहित भी हैं। ऐसे बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो ओनली अ फ्यू का केस है, ओनली फ्यू सोहित इज रोहित, ये आपका कुछ इस तरीके से हो रहा है। ओके, लिखा हुआ है नन मोहित इज रोनित, कोई भी जो मोहित है वो रोनित नहीं है। अच्छा, ये रोनित है और ये क्या है, रोहित है। ओके, अब चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑल सोहित इज नॉट रोनित, कि जितने भी सोहित हैं वो कभी भी आपके रोनित नहीं हो सकते। तो क्या ये बात सही है? आप अगर यहाँ पे करना चाहो कि आप सारे के सारे जो सोहित है उसको उठा करके रोनित के अंदर रख सकते हैं, बताइए रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मोहित वाला जो है वो रोनित के साथ नो की रिलेशनशिप में है। तो कुछ पार्ट तो सोहित का जा सकता है अंदर, पूरा का पूरा नहीं जा सकता जो मोहित वाला है। अगर उसको आप पूरा का पूरा ले जाएंगे तो ये स्टेटमेंट का वायलेशन हो जाएगा। तो लिखा ऑल सोहित इज नॉट रोनित, ये बात क्या है, सही है। पूरे के पूरे नहीं है, कुछ हो सकते हैं। ऑल रोनित कैन नेवर बी रोहित, ये बात गलत है। क्या आप पूरे के पूरे रोनित को रोहित के अंदर उठा के नहीं रख सकते? पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला केस तो है नहीं। आपको एग्जैक्ट बताना है कि ऑल रोहित कैन नेवर बी रोनित, कि सारे के सारे जो रोनित हैं वो रोहित नहीं हो सकते। तो ये तो हो सकते हैं ना, आप अगर आप उठा के रखना चाहो रख दो। तो ये जो बात कही जा रही क्या गलत हो जाएगी, तो ये आपका क्या है, गलत है।
ऑल रोहित कैन बी मोहित, क्या सारे के सारे जो रोहित हैं वो मोहित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी का केस है ना। तो ये हो सकता है क्योंकि रोहित और मोहित के बीच में क्या है, सम के रिलेशनशिप में है। तो सम अगर है तो आपका ऑल वाली भी ट्रू रहती थी, ये सही है। तो इनका पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, इस तरह का आपके सामने सवाल है जो आपका, आप कह सकते हैं रैंकिंग के ऊपर सवाल रहता है। लिखा है कि 5 पर्सन्स हैं ABCDE, सबकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। लिखा है ओनली 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन बी से छोटे केवल 2 लोग हैं। तो बी से छोटे केवल 2 लोग हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। डी इज शॉर्टर देन बी, जो डी है वो बी से छोटा है बट टॉलर देन ई, लेकिन वो ई से बड़ा है। तो आप आसानी से कह सकते हो डी यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे होगा। ओके, द वन हु इज सेकेंड टॉलेस्ट अमंग देम इज 160 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इनके बीच में जो सेकेंड टॉलेस्ट है उसकी हाइट कितनी, 160 सेंटीमीटर। मतलब इसकी हाइट कितनी, 160 सेंटीमीटर। अब कौन होगा ये नहीं पता, कौन हो सकता है यहाँ पे, ए और सी में से कोई भी हो सकता है ना, ए और सी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन होगा हमको नहीं पता। तो आपसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एकदम ट्रू है। लिखा हुआ डी इज डेफिनेटली 160 मीटर, ये बात गलत है, डी तो यहाँ पे है। लिखा हुआ ए इज पॉसिबली 145 सेंटीमीटर, नहीं, अगर ए आपका सबसे बड़ा भी होगा या यहाँ पर भी होगा तो वो तो 160 से ज़्यादा है, बराबर ही होगा, तो ये भी गलत है। लिखा हुआ ई शॉर्टर देन बी, ई क्या है, शॉर्टर है बी से, तो ये बात सी वाला क्या एकदम सही है। ओके, तो इस तरह के सवाल आते हैं। इसी में आपके एक पॉसिबिलिटी वाले सवाल भी आ जाते हैं। आपसे ये कह सकता है कि जैसे आपसे कह दे कि जो ए, जो आपका सी है वो सेकंड यहाँ पे टॉलेस्ट है, तो ए की क्या हाइट हो सकती है। तो उसमें जो भी ऑप्शन देगा आपको ये याद रखना है, जब ए की हाइट यहाँ पे पूछी जा रही है कि ए मान लो यहाँ पे है, तो ए की हाइट जब पूछी जा रही है तो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी, जितनी भी होगी। तो 160 से जो भी कम वाला है वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो इस तरह के 1-2 नंबर के सवाल आपके पूछे जाते हैं इस अरेंजमेंट के ऊपर। ओके, चलिए एक और पजल देखते हैं। ये आपके स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट की जो पजल आपके एग्जाम में आती है सिंगल पैरामीटर को लेकर के, तो इसको देखते हैं। स्क्वायर सेटिंग पर ये भी आपकी पजल है। इसमें देखिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 8 लोग हैं जो किसी स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। 4 लोग जो है मिडिल साइड में बैठे हुए हैं, 4 लोग जो है बाहर की तरफ फेस करते हुए कॉर्नर पे बैठे हुए। मिडिल साइड वाले जो लोग हैं उनका चेहरा इनसाइड है, जो कॉर्नर में लोग बैठे हुए उनका चेहरा आउटसाइड फेसिंग है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको दी गई है। अब इसके बाद से सारी की सारी केवल कंडीशंस हैं। लिखा है ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड डी, आर और डी के बीच में केवल 1 पर्सन बैठा हुआ है। अब ये आर और डी को लेकर के जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है, क्योंकि कुछ और नहीं दिया गया है। अब आपका आर इनसाइड फेसिंग हो सकता है, आउटसाइड फेसिंग हो सकता है, डी इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो यहाँ से बनाना तो सही नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकेंड पे ए बैठा हुआ है। ओके, सी एंड पी आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट में बी बैठा हुआ है। ओके, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एस क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है आर का। फिर लिखा हुआ है आर डज नॉट सिट अपोजिट टू बी, कि आर जो है वो बी के अपोजिट में नहीं बैठता है। ओके, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, क्यू जो है वो आर का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, एंड पी इज नॉट फेसिंग इनसाइड, जो पी है वो आउटसाइड फेस करेगा, मतलब पी कहीं ना कहीं कॉर्नर पे बैठेगा। ओके, अब अगर इन सारी कंडीशंस को आप ध्यान दीजिए तो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आप इस कंडीशन से शुरुआत कर सकते हैं सी ए बी वाली, क्योंकि 3 आपको प्लेस मिलेंगे और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट ज़्यादा नहीं होगी, या कह लीजिए कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि आपका सी या तो इनसाइड होता या तो आउटसाइड होता, 2 आपके ऐसे डायग्राम बनते। लेकिन अगर आप इस आखिरी कंडीशन को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि सी केवल इनसाइड ही फेस कर सकता है, आउटसाइड नहीं कर सकता। क्योंकि अगर सी आउटसाइड फेस करेगा तो सी और पी क्या है, इमीडिएट नेबर है, तो जो पी है वो आपका इनसाइड फेस करेगा, और आपको कहा गया है कि पी इज़ नॉट फेसिंग इनसाइड। तो ये आपके सामने पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी जाती है। तो प्रीलिम्स लेवल का सवाल रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब सी यहाँ पे बिठा दिया तो ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इसके राइट में 1 2, तीसरे पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये आपके सामने बन गए सी ए बी। अब कौन सी कंडीशन है, अब आप या तो इससे चल सकते हैं पी और एस वाली कंडीशन से, या तो आर और डी वाली से चल सकते हैं। अगर आप आर के बारे में देखें तो आर के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे
जो आपका आर है वो आपका बी के अपोजिट नहीं आ सकता, आर के पड़ोस में ना तो क्यू आएगा ना तो एस आएगा, तो कई सारी कंडीशंस इसको लेकर के हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर हम इन दोनों को सेट करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि पी और एस को लेकर के तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती हैं। पी यहाँ पे हो सकता है, एस यहाँ पे हो सकता है, पी आपका यहाँ पे, एस यहाँ पे, पी यहाँ पे, एस आपका ए के पड़ोस में, तो कई कंडीशंस बन सकती हैं। लेकिन आर और क्यू वाली को, आर और डी को लेकर के चलिए तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कम बने। फॉर एग्जाम्पल कि आप आर को यहाँ पे रख सकते हैं बी के पड़ोस में, ओके, यहाँ पे आप आर को रख सकते हैं तो डी आपका यहाँ भी आ सकता है इस जगह पे, इधर तो नहीं आएगा क्योंकि इधर क्या है, ए है। आर यहाँ पे तो डी आपका यहाँ पे आ सकता है। अगर आप आर को यहाँ पे रखेंगे तो आपका डी कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। फिर आप आर को यहाँ पे रखिए, डी को यहाँ पे रख सकते हैं, आर को यहाँ पे रख के डी उल्टा रख सकते हैं। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि होल्ड करेंगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं या थोड़ा सा सोचें। जैसे सोचने के लिए, जैसे मैं आर को चाहूँ तो यहाँ पे रख दूँ तो आपका डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। अब आप सोचिए फिर पी आप यहाँ पे रखेंगे तो एस कहाँ पे रखेंगे, एस को रखने की कोई जगह बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पी और एस के बीच में एक का गैप है, तो एस कहीं पे आ ही नहीं सकता, इसका मतलब आर और डी यहाँ पे नहीं आ सकते। सेम इसी तरह अगर आप आर को यहाँ पे रख देंगे और डी को यहाँ पे रख देंगे तो पी कहाँ पे रखेंगे, रख ही नहीं सकते, ना तो इसका अपोजिट रख सकते हैं। अब आर को यहाँ पे रख करके डी ऊपर तो जा नहीं सकता बी की जगह पे, वो तो हो ही नहीं सकता। आर यहाँ पे रख करके आपका डी इधर तो आ ही नहीं सकता, ओके, यहाँ भी आपका ये जो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं करती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप आर को यहाँ पे रखें, इस जगह पे आर को रखें और आप यहाँ पे डी को रख दें। ऐसा करने से क्या हो सकता है कि आप पी को अगर रखना चाहेंगे, आप अगर आर को यहाँ पे डी रखेंगे, पी को रखना चाहेंगे तो एस को लेकर के फिर से वही आपके सामने कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, फिर एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि आप आर को यहाँ पे रखें और डी को यहाँ पे रख दें। ऐसा करने से तो अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हो रहा कि कोई नुकसान है इसमें, नहीं हो रहा। ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आर को यहाँ पे रखें और डी को यहाँ पे रख दें, तब भी कोई नुकसान नहीं है कि आप आर को यहाँ पे रख रहे हैं और डी को यहाँ पे रख रहे हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपकी क्रिएट हो सकती हैं कि आर यहाँ पे रहे और डी यहाँ पे रहे। अच्छा, आर यहाँ पे रहेगा तो अब ना तो यहाँ पे क्यू आ सकता है ना तो एस आ सकता है, मतलब यहाँ पे कौन आ सकता है, पी तो आ सकता है। पी को आप यहाँ पे रखें तो आप एस को यहाँ पे रख सकते हैं, तो आप क्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपका एक अरेंजमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना आप पी को वहीं पे रखें, ऐसा भी हो सकता है कि आप पी को यहाँ पे रखें और एस को यहाँ पे रखें, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन फिर क्यू यहाँ पे आ जाएगा, आर और क्यू पड़ोसी हो जाएंगे, इसलिए आपका ये सही नहीं होगा, ओके, ये सही नहीं होगा। तो आप अगर ऐसे ही रखिए कि पी यहाँ पे रखिए और आप एस को यहाँ पे रखिए और क्यू को यहाँ पे रखिए, तो आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे करें तो कैसा कि हम आर को यहाँ पे रख दें, ये जो पॉसिबिलिटी आपकी आ रही थी, आर को यहाँ पे रखें और डी को यहाँ पे रखें, तब आपके सामने क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए, अब आप पी को यहाँ पे रखिए और एस को यहाँ पे रखिए, तो आपका क्यू यहाँ पे आएगा ही आएगा और आर का पड़ोसी हो जाएगा, फिर वो गलती हो जाएगी, वो आपका हो नहीं सकता। अब आप कुछ और नहीं कर सकते। अब आप चाहे पी को यहाँ पे रखिए, एस को यहाँ पे रखिए, फिर भी क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब पी को रख करके यहाँ पे एस को रखेंगे, फिर भी ये पड़ोसी हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है इसके आने की सही, जो कि वही हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। आर को यहाँ पे रखिए, डी को यहाँ पे रखिए, पी को यहाँ पे और फिर एस यहाँ पे और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तो ये आपका जो पूरा डायग्राम है ये आपका कंप्लीट हो जाता है या फिर सही हो जाता है। अब इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाला सवाल था, लेकिन ठीक है, प्रीलिम्स लेवल में इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इस पर जो भी सवाल आएगा आप आंसर कर सकते हैं आसानी से। यही पूछेगा कि आर किस तरफ फेसिंग है, या फिर आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, आर किसको फेस कर रहा है, यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अब आप आसानी से कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस रहे अब आप आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। मतलब अगर आप आर और डी वाली कंडीशन से शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन अगर आप इस कंडीशन से शुरुआत करिए तो पॉसिबिलिटीज़ कम बनेंगी, आसानी से आपका जो अरेंजमेंट है वो हो जाता है, ओके। अब चलिए एक अनसर्टेन नंबर वाली पजल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लीनियर पर्सन्स को यहाँ पे आपको बैठाना होता है, पता नहीं होता कितने पर्सन्स हैं। तो आप इसमें जैसे लिखा हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस करते हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो आप इसको एक सिंगल लाइन ऐसे बना सकते हो। इसमें कितने भी पर्सन्स हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, केवल कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है और हम अपने से सोच नहीं सकते। तो आप कुछ भी पर्सन्स यहाँ पे बैठा दो। अरेंज इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, नंबर्स को घटा बढ़ा सकते हैं, ओके। पहली कंडीशन क्या लिखी हुई, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है। तो आप इसको कंडीशन के अनुसार भी आप चल सकते हैं लेकर के,
या तो आप डायरेक्ट बनाते हुए भी चल सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे 1% कह दिया तो आप पॉसिबिलिटी में आ सकते हैं कि आपने पी को यहाँ पे बिठा दिया और आर को यहाँ पे बिठा दिया। एक पॉसिबिलिटी आप ऊपर ऐसे बना लीजिए, पी को यहाँ पे और आर को यहाँ पे, ऐसे बना सकते हैं। लिखा हुआ नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड टी, कि वी और एस के बीच में उतने ही पर्सन्स हैं जितने कि यहाँ पे पी और टी के बीच में बैठे हुए हैं। ओके, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है। नॉट मोर देन 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, कह रहा है कि पी और एस के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन्स नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 3 पर्सन्स ही हैं पी और एस के बीच में। नाइदर एस नॉर यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, कि पी के इमीडिएट नेबर्स ना तो एस है ना तो यू है, दो के दोनों ही पी के इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, टी सिट्स टू द राइट ऑफ आर, जो टी है वो आर के राइट में बैठेगा, जहाँ भी बैठेगा। मोर देन 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 5 से ज़्यादा लोग होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम 6 लोग बैठ सकते हैं टी और एस के बीच में। नो पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वी, कि कोई भी पर्सन वी के लेफ्ट में नहीं, मतलब इसका क्या है कि वी आपका लेफ्ट एंड पे आएगा, तो आप इसको यहाँ पे वी को बनाइएगा नहीं, ये आपका लेफ्ट एंड नहीं है, हो सकता है इसके पीछे भी बढ़ाना पड़ जाए। लिखा वी सिट्स टू द राइट ऑफ एस, वी नहीं, यू सिट्स टू द राइट ऑफ एस, मतलब जो यू है वो एस के राइट में बैठेगा, कहीं ना कहीं एस के राइट में बैठेगा। नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, मतलब आर और टी के बीच में कितने पर्सन्स होंगे, लेस देन और इक्वल टू 2 पर्सन्स होंगे आर और टी के बीच में, से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ वी, अच्छा क्यू क्या है, क्यू कह रहे हैं कि वो वी के राइट में बैठेगा, तो वी के राइट में बैठ रहा है क्यू। और क्या कह रहे हैं, एंड नॉट मोर देन 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन वी एंड क्यू, अच्छा वी और क्यू के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन्स बैठ भी नहीं रहे, तो लेस देन और इक्वल टू 3 पर्सन्स बैठेंगे, और कहाँ पे बैठेंगे, वी और क्यू के बीच में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ एस सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो एस है वो पी के लेफ्ट में होगा। ओके, तो एस आपका कहाँ पे बैठेगा, पी के लेफ्ट में बैठेगा। तो ये आपकी कंडीशंस हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए, अगर यहाँ पे कंडीशंस को आप समझिए तो आपको क्या समझ में आता है कि आपको एस को लेकर के टी को लेकर के कई सारी कंडीशंस हैं, और आपको पता है कि जो टी है उसकी पोजीशन काफ़ी यहाँ पे फिक्स है। तो अगर जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर आर यहाँ पे है तो टी आपका कहाँ पे हो सकता है, इसके राइट में होगा, लेफ्ट में नहीं जा सकते, राइट में होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में 2 पर्सन का गैप हो सकता है, लेकिन कम से कम 0 का भी हो सकता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे ऐसे टी को बना लीजिए, आप यहाँ पे टी को बनाएंगे तो एस कितना हो सकता है, कम से कम 6 पर्सन्स का गैप होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एस की जो पोजीशन है वो पी से भी डिफाइन है, कि इसमें 3 से ज़्यादा पर्सन्स नहीं हो सकते पी और एस के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स का गैप छोड़ करके आप एस को यहाँ पे बिठा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि पी और एस के बीच में अब 3 पर्सन्स हैं, मैक्सिमम नंबर जितने आ सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि इस एस आपका पीछे भी जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि फिर पी और एस के बीच में ज़्यादा पर्सन्स हो जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं है। तो एस यहाँ पे आ गया, तो यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एस और यू के बीच में एक पर्सन है, और एस के राइट में आपका क्या आता है, यू आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपका लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ वी नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा। वी लिखा हुआ है ना, जो एस होगा इसको आप एस कर लीजिए, कि जो आपका क्यू है वो एस के राइट में बैठ रहा है, ना कि वी के। ओके, ये कंडीशन है। तो अब आपको पता है क्यू कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा, हमको पता नहीं है कहाँ पे होगा। अब बाकी की जो कंडीशंस हैं उनको अगर आप ध्यान से पढ़िए। अब आपके सामने क्या कंडीशन दी गई है कि पी और टी के बीच में जितने पर्सन्स होंगे उतने ही पर्सन वी और एस के बीच में होंगे। तो पी और टी के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स हैं। तो वी के बीच में कितने होंगे, तो 2 पर्सन्स होंगे। तो वी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब वी अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वी आ गया, तो आप ये बता सकते हैं कि क्यू की कंडीशन क्या होगी, कि वी और क्यू के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन्स नहीं बैठ सकते। तो आपको पता है कि वी के पीछे भी कोई नहीं बैठ सकता ना, लेफ्ट में कोई नहीं जा सकता, लेफ्ट एंड पे ही रहेगा वी। तो कहाँ पे आ जाएगा, क्यू, और क्यू आपका एस के राइट में है, तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके क्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो आप क्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, और कहीं आपकी कंडीशंस ही नहीं है। तो ये आपका जो अरेंजमेंट है ये आपका पूरा हो जाता है। इसमें अगर आप देखिए तो आपके एंड छोर एक आपका ये आपको मिलता है, और ये आपका एक मिलता है, क्योंकि इसके बाद पर्सन्स के बारे में चर्चा नहीं है, तो आप इसी को आपका राइट एंड मानेंगे, और ये आपका लेफ्ट एंड है जिसके बारे में बात करी गई है। तो ये आपकी ऐसे सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, आपने टी को यहाँ पे रखा,
और भी कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती आर वाली। क्यों नहीं हो सकती? अब आपको पता है आर यहाँ पे है, तो आपका टी कहाँ पे हो सकता है? टी आपका यहाँ पे हो सकता है। अगर आप सोचिए टी यहाँ पे होगा तो टी से पीछे ही आप जाएंगे एस के लिए, तो कम से कम 6 का गैप छोड़ेंगे पीछे। तो 6 का गैप छोड़ेंगे तो पी और एस के बीच में देखेंगे क्या 3 का गैप रहेगा? नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टी आपका यहाँ पे आ सकता है, 2 का ही गैप हो सकता है। फिर भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 का गैप छोड़ करके एस यहाँ पे होगा। फिर भी देखिए एस और पी के बीच में ज़्यादा का गैप हो जाएगा, तो मतलब आर आपका लेफ्ट में है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अच्छा, इसमें और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं उसको भी देख लेते हैं। ये आपका आर यहाँ पे हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि आपका टी यहाँ पे हो 1 का गैप छोड़ करके। अगर ऐसा होता है तो 1 2 3 4 5 6 का गैप छोड़ेंगे तो आपका एस जो है क्यू की जगह पे आ सकता है, लेकिन ये आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एस यहाँ पे आएगा तो 1 का गैप छोड़ करके यू यहाँ पे आएगा और यू पी और यू क्या हो जाएंगे? इमीडिएट नेबर, जो कि अलाउड नहीं है। तो लेकिन एस के साथ ये तो कंडीशन है नहीं कि एस और टी के बीच में 6 ही पर्सन बैठ सकते हैं, 5 से ज़्यादा बैठ सकते हैं। तो एस आपका यहाँ पर भी बैठ सकता है। और ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पी और एस के बीच में 3 पर्सन्स मैक्सिमम बैठ सकते हैं, तो ये आपकी एस इससे पीछे नहीं जाएगा। अगर ऐसा होगा तो यू कहाँ पे बैठेगा? यू यहाँ पे बैठ जाएगा। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आप ये देखिए कि पी और टी के बीच में कितने पर्सन्स हैं? तो 3 पर्सन्स हैं, तो एस और वी के बीच में 1 2 3 का गैप छोड़ करके वी यहाँ पे आ जाएगा। फिर वी और क्यू वाली कंडीशन जब आप देखेंगे कि वी और क्यू के बीच में 3 पर्सन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, देखेंगे 1 2 3 का गैप छोड़ेंगे तो एस पहले ही बैठा हुआ है, क्यू नहीं बैठ सकता। इसलिए ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाती। और कोई आप इसमें पॉसिबिलिटी बना नहीं सकते। और कोई पॉसिबिलिटी आप बनाएंगे, आप टी को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाएंगे। जैसे आप टी को पीछे ले जाएंगे, आपको पता है कि आप एस को यहाँ से पीछे नहीं ले जा सकते, तो बाकी चीज़ें तो आपकी सेम ही रहेंगी। फिर तो उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। मतलब आप एस को या तो यहाँ पे रख सकते हो, पहले रख सकते हैं, वहाँ पे यू आ जाएगा, तो वो आपका बनेगा ही नहीं। तो एक ही डायग्राम इसका ये बनेगा जो कि नीचे वाला है, ये इसका सही डायग्राम है और इसी तरह आपको बनाना है। ओके, अब चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि 8 पर्सन्स हैं, किसी फैमिली को बिलोंग करें, 3 जनरेशन्स हैं और 3 मैरिड कपल्स हैं। लिखा है एफ इज़ ग्रैंड फादर ऑफ पी इज़ ग्रैंड फादर ऑफ एफ। पी क्या है? ग्रैंड फादर है एफ का, तो पी जो है ग्रैंड फादर है एफ का, तो एफ आप यहाँ पे बना दो। हु इज़ नेफ्यू ऑफ सी, जो एफ है वो नेफ्यू है किसका? सी का। ओके, वाई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। वाई क्या है? सिस्टर इन लॉ है डी की। तो वाई जो है सिस्टर इन लॉ 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि जो भी इसका हस्बैंड हो उसकी बहन हो, कौन? डी, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो वाई है उसका जो भी हस्बैंड है उसके भाई की पत्नी हो, डी, तब भी ऐसा हो सकता है। 2 कंडीशंस हैं। और क्या कह रहे हैं कि डी हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। डी क्या है? डॉटर इन लॉ है किसकी? क्यू की। ओके, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि उसकी बहन हो तो उसकी जो डॉटर इन लॉ हो, मतलब उसके हस्बैंड की के पेरेंट्स हो क्यू, वो आपके मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। आगे लिखा है बी इज़ ग्रैंड सन ऑफ क्यू। जो बी है वो क्या है? क्यू का ग्रैंड सन है। तो आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट बनाने से थोड़ा बच सकते हैं। ग्रैंड सन कह रहा है तो ज़रूरी नहीं कि अभी हमको पता नहीं उसी का सन होगा, हम इसको ऐसे बना देते हैं। एंड ए इज़ हिज अंकल। ए क्या है? उसके अंकल हैं। ओके, ये भी बन गया। सी इज़ नॉट मैरिड टू डी। जो सी है वो डी से मैरिड नहीं है। चलिए, फिर लिखा है एंड डज नॉट हैव एनी सिस्टर। सी की कोई सिस्टर भी नहीं है। फिर लिखा है एफ एंड बी आर कजिन्स। एफ और बी क्या है? कजिन्स हैं। अब देखिए कजिन्स वाली बात आ गई। अब अगर कजिन्स वाली बात आती है तो इसमें 2 तरह के केस बन सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से बनाऊँ, यहाँ पे बना दें, जैसे पी हो गया, यहाँ पे कोई इसका बेटा होगा, ओके, या बेटी होगी, बेटा ही होगा क्योंकि आपको पता है सी की कोई सिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे कोई इसका बेटा ही होगा और जिसका भाई कौन होगा? वो होगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा एफ। ओके, एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है 3 जनरेशन से हैं, 3 ही जनरेशन हैं और 3 मैरिड कपल भी हैं। तो अगर आप इस वाली कंडीशन से लेकर के चलो, आपको पता है कि ये जो वाई है और जो डी है वो मिडिल वाले जनरेशन में ही आ रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन आपको गिवन है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो वाई और डी है इसमें से जो डी है उसकी शादी तो जो है सी से हुई नहीं है, तो वाई की हो सकती है। तो अगर यहाँ पे आपका वाई आ जाए, यहाँ पे अगर वाई आ जाए, सी के मतलब साथ ये मैरिड कपल बन जाए, तो आपका अगर ये वाई हो जाएगा तो ये आपका सी आपका मेल मेंबर हो ही जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा
तो आपको पता है कि सी की कोई सिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब ए कहाँ पे आ सकता है, ए आपका यहाँ पे आ सकता है। ओके, ए आपका यहाँ पे आ सकता है, और फिर इसकी जो वाइफ होगी कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। ओके, क्योंकि डी जो है वो क्यू की क्या है, डॉटर इन लॉ है, तो क्यू आपका एक जनरेशन अप ही है, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और ये आपका अगर मेल है तो ये फीमेल होना एकदम जाहिर सी बात है। और आपको पता है कि जो बी और एफ हैं वो क्या हैं, कजिन्स हैं, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक करिए कि जो एफ है उसका अंकल सी है और जो बी है उसका अंकल क्या है, ए है, तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है। अच्छा, एक कंडीशन इनमें और बन सकती है, वो कैसी हो सकती है कि मान लीजिए मैंने पी को बनाया, यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, ये आपका सी आ जाएगा, चलिए ठीक है सी आ गया। ये वाली कंडीशन अगर आप लेकर के चलेंगे तो चल ही नहीं सकते आप, क्यों, यहाँ पे अब आपको पता है कि अगर सी और वाई ये सब एक ही लेवल पे आ रहे हैं, जैसा कि आपको एविडेंट है इसकी डायरेक्शन से, तो डी की कोई बहन तो हो ही नहीं सकती। अगर आप डी की बहन रखोगे तो काम ही नहीं चलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप डी की बहन रखोगे भी तो आपके 3 मैरिड कपल नहीं बनेंगे। ओके, 3 मैरिड कपल फिर आपके क्रिएट ही नहीं होंगे। तो दोनों ही कंडीशन आपको ध्यान से लेकर के चलनी है कि 3 मैरिड कपल्स बने और यहाँ पे 3 जनरेशन्स भी बने, तभी आपका ये सॉल्व हो सकता है, वरना ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट होगा जो कि आपके सामने दिया गया। इसी के ऊपर 2-3 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं और आपको उनका आंसर करना आना चाहिए। बस इसमें यही पूछा जाएगा कि हाउ इज़ बी रिलेटेड टू पी, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू एफ, ऐसे ही पूछा जाएगा। जेंडर सबके पता है तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ये था पूरा रीजनिंग का सेट, मतलब पूरे 35 क्वेश्चंस थे। 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर इसमें निकालने चाहें तो आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि आप एक पजल में 5 क्वेश्चंस, वो करने में फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, पजल सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल गए। ये आपके एग्जाम का लेवल है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने इसको खुद से कर लिया सॉल्व तो समझिए आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अगर आपका एग्ज़ाम 5 तारीख के बाद में है तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई उस तरह से आप इसको सॉल्व करिए और वैसे ही आप समझने का प्रयास करिए, तो आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।